हेलो गाइस, मैं हूँ आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट टर्नर चैनल। तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन कि इस वीडियो में हम किस किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइडल वॉल्यूम और लंग्स की कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन क्या है। सो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर देते हैं उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके बॉडी में सिर्फ CO2 भर जाने की वजह से कहीं वो मतलब मर ना जाए। तो सर्वाइव ऑन अर्थ के लिए, मतलब अर्थ में सर्वाइव करने के लिए वो CO2 अपनी बॉडी से छोड़ देते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू सर्वाइव ऑन अर्थ। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है हम उसको इनहेल करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं हमारे अंदर में, मतलब जो प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम एक्सहेल कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। सो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है ये हमारा चालू होता है नेसल कैविटी से। नेसल कैविटी से फिर लंग्स में जाकर के जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फैलता है और CO2 वहीं से बाहर आ जाता, वहीं से हमारे विंड पाइप इन सब के रास्ते होते हुए हमारे नेसल कैविटी से बाहर आ जाता है। और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हमारे मुंह से ही बाहर आ जाता है। पहले बचपन में हम लोग को लगता था कि हम तो नाक से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, तो फिर एक्चुअली हम सांस कहाँ से लेते हैं? तो मैं आपको बता दूं, तो हम उसे लेते हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम इस पूरे पार्ट को समझते हैं। तो देखिए, हम जो यहाँ पे हमारे नाक और मुंह है ये वाला पार्ट, तो ये एक्चुअली ये सिर्फ एक मतलब एक टाइप का सोर्स है कि जिससे एयर अंदर आ सकती है, ऑक्सीजन अंदर आ सकती है। तो इसमें यह सिर्फ एक रूट है। तो मेनली जो होता है हमारा जो मतलब हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चालू होता है वो होता है हमारे नेसल कैविटी से, हमारे पूरे नेसल कैविटी में से। तो हमारे नेसल कैविटी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं। तो इन छोटे छोटे बालों को हम मतलब इन छोटे छोटे बाल जो होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ही डस्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इन्हीं डस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये डस्ट पार्टिकल्स अगर गलती से भी हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं तो हमें ये हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा ही डैमेज करते हैं इसी वजह से। और इन डस्ट पार्टिकल्स को आप सनलाइट में देख सकते हैं, मतलब सनलाइट में हम आपको उसको नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे फायरिंग्स में जाता है, यहाँ नेसल कैविटी से चालू होकर ये जाता है फायरिंग्स में। फायरिंग से पहले यहाँ पे नोज़ में ही, मतलब नेसल कैविटी में ही एक प्लेस और आता है जहाँ पे एक लिक्विड चिपचिपा टाइप से सब्सटेंस होता है, स्टिकी लिक्विड होता है। तो ये इसको हम कहते हैं म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है कि जो नाक में तो हमारे बाल होते हैं जो काफ़ी स्टिकी होते हैं, तो स्टिक कर लेते हैं कुछ कुछ डस्ट को, लेकिन एक रूट बन जाता है जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा डस्ट चला जाता है अंदर। तो ये म्यूकस क्या करता है, उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को रोक देता है और अपने अंदर सटा लेता है और एयर को अंदर भेज देता है। तो एयर उस समय प्योर हो जाती है और उस समय हम अंदर ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन फिर जाता है हमारे फायरिंग्स पे, फिर फायरिंग से जाता है लायरिंग्स पे। ये लायरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है। अगर हम अपने वॉइस बॉक्स को दबा दें तो हमारे गले से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। और लायरिंग्स में ही हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
उसका उस मतलब चीज़ का नाम है इपीग्लोटिक्स। वो सब्सटेंस एक टाइप का चीज़ है, तो उसको कहते हैं हम इपीग्लोटिक्स। इसका नाम है, मैं लिख देता हूँ, EPIGLOTIC, इपीग्लोटिक्स। तो ये जो इपीग्लोटिक्स होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ़िलहाल हम इसको एक साथ समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा पहले क्यों होता है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लंग्स में छोटे छोटे सी टाइप से यहाँ पे सब्सटेंस बने हुए हैं, एक चीज़ मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कार्टिलेज है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, हाँ ये हमारे ट्रैकिया है, ये एक्चुअली जिसमें ये लगा हुआ है हमारा ट्रैकिया है। तो या ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, मतलब इसी से अंदर हवा जाती है। ये भी एक रूट ही है, लेकिन यहाँ से मेन पार्ट चालू हो जाता है लंग्स का। तो आप सोचोगे यहाँ पे ऐसे से क्यों है, तो ये एक्चुअली मैं आपको बता दूँ तो ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज मसल है। तो ये क्या होता है, ये इसको यहाँ पे इसलिए ऐसे लगा रहता है क्योंकि ये इसको होल्ड करके रखता है। और ये इसको होल्ड क्यों करता है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर इसको होल्ड नहीं करेगा तो ये हमारा विंड पाइप जो है वो चिपक जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, लंग्स में नहीं जाएगी, तो इंसान तो फालतू में ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज है। फिर यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ से क्या होता है, ये हमारा दो ऐसे ब्रांचेस टाइप्स में से ये बढ़ जाता है हमारा ट्रैकिया, तो इन दोनों लंग्स की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको अभी मैं कवर कर रहा हूँ, ये हमारा होता है हमारा लंग्स। तो ये जो यहाँ पे दो रूट टाइप से आते हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। और जब ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे जिन जिन पे मार्क्स लगा रहा हूँ, तो इन सबको कहते हैं हम ब्रोनकियोलिस। तो आपको याद रहना चाहिए कि हमारा प्रोसेस क्या है, मतलब जिस वे में यह आता है। तो वो होता है नेसल कैविटी, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया और विंड पाइप। फिर आता है ब्रोनकाई, फिर ब्रोनक्यूलिस। अब ब्रोनक्यूलिस के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा फूला हुआ टाइप से सब्सटेंस सबके आगे लगा हुआ है। तो ये फूला हुआ सब्सटेंस जो है इसको कहते हैं हम एल्वियोली। तो ये जो होता है यही एक मेन पार्ट होता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ह्यूमन के अंदर। मतलब यहीं पे क्या होता है, एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो होता है यहीं पे प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि यहीं से क्या करता है, जो जैसी ऑक्सीजन अंदर आती है एल्वियोली में पहुंचती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है वहाँ से ऑक्सीजन ले करके पूरे बॉडी पार्ट में फैला देता है ऑक्सीजन अपने ब्लड के थ्रू। और हीमोग्लोबिन फिर यहीं फिर उन सब से क्या हमारे पूरे बॉडी पार्ट से CO2 लेके आता है और यहाँ एल्वियोली में डिपॉजिट करके उसको है ना बाहर फेंक देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे लंग्स तो एकदम से ऐसे लटके हुए हैं, इनके अंदर तो जान ही नहीं लग रही है, इनके अंदर तो जान ही नहीं होती है। तो ये ऐसे अपने आप से पुश नहीं कर पाते हैं, तो इनको पुश करने के लिए भी एक टाइप का मसल है जिससे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम। तो ये क्या होता है, पहले ये ऐसे होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे ऐसे बेंट हो जाता है, फिर जब हम छोड़ते हैं तो ऐसे हो जाता है। मतलब ये हमारे लंग्स पे स्ट्राइक करता है, उसको थोड़ा धकेल देता है, जिससे ये है ना एक ही बार में पूरे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, आधा मुंह के रास्ते और आधा नाक के रास्ते। सॉरी। तो यही होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें हिचकी कैसे आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे लायरिंग्स पे इपीग्लोटिक्स नाम का एक चीज़ प्रेजेंट रहता है। तो ये इपीग्लोटिक्स जो होता है वो ऐसे और ऐसे टाइप में बेंड करता है। तो यहाँ से आती है हमारी फूड की पाइप, मतलब इस तरफ हमारी फूड की पाइप से जाती है, मतलब पेट की ओर, मतलब थोड़ी सी सटी हुई होती है, मैं आपको पूरा क्लियर डायग्राम नहीं बता सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे आती है, आप देख ही रहे होंगे हमारी ट्रैकिया है। मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ फिर आपको दूसरे में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ लायरिंग्स है, यहाँ से हमारा मान लीजिए ये हमारा फूड पाइप है, मैंने बना दिया। तो ये लायरिंग्स पे हमारा है इपीग्लोटिक्स। तो अब मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं तो इपीग्लोटिक्स क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है कि खाना उसके अंदर ना घुसे। तो इससे क्या होता है कि है ना, खाना अगर लंग्स में चला गया तो
तो अब ये तो क्या होता है, वहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, जिस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये इपीग्लोटिक्स उसको बंद करके रखता है और है ना, खाने को सीधा फूड वाले पाइप में भेज देता है। और आपको हिचकी जो होती है, मतलब हिचकी आती है, वो इसलिए होती है, मान लीजिए आप किसी की याद में या फिर किसी चीज़ को सोच सोच के अपना खाना खा रहे हैं, तो इस समय मतलब क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी तो हमें कोई चाहिए कि हाँ, इसको कोई बताएगा कि हाँ इधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाओ, कि हाँ ये ऑक्सीजन आ रही है, ये होता है। तो ये इसको बताने वाला कोई तो चाहिए। तो अब ये थोड़ी ना कि हम ह्यूमंस बताएंगे कि ऐसे कि एपिग्लोटिक्स, मैं अभी खाना खा रहा हूँ तो विंड वाली पाइप बंद कर दो, ऐसा हम थोड़ी ना बोलेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे इसको जो कंट्रोल करने वाला होता है वो होता है ब्रेन। और जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि मतलब सोच सोच के खाना खाते हैं, तो इपे जो हमारा दिमाग है वो तो कहीं और है, कहीं और लगा हुआ है कि हाँ हमको ये करना है, वो करना है। तो ये जो होता है, इसी की वजह से मतलब जो होता है हमें हिचकी आती है। तो यहाँ पे अब ये लंग्स वाले पाइप में आ जाता है थोड़ा सा खाना या फिर बहुत ज़्यादा ही खाना। तो अब जो लंग्स होते हैं वो देखते हैं ये क्या खाना आ रहा है, तो है ना, वो डाइफाग्राम, इसको है ना, डाइफाग्राम नसल्स को बोलते हैं, ए हमको धकेल धकेल धकेल, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है। तो ऐसे उसको ऊपर की ओर धकेलते रहते हैं खाने को, जब तक का उसको थोड़ा सा भी खाने का पार्टिकल दिखेगा वो तब तक उसको धकेलता ही जाएगा, ये लंग्स। और इसी वजह से आपको हिचकी आती है। और हम अफवाह फैलाते जाते थे कि क्या कहते हैं कि जब आपको हिचकी आती है तो इसका मतलब है कि कोई आपको याद कर रहा है। अरे याद तो हम ही उसको कर रहे हैं, ये तो अलग ही अफवाह हो गई। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि जो कुछ लोग होते हैं उनका रोड एक्सीडेंट होता है, मतलब बाइक से, और उनको एक्चुअली कुछ हुआ भी नहीं रहता है, बाहर शरीर पे मतलब हल्का सा छिल गया रहता है, तो बस इतना ही होता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने में ही रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको मैं बताऊँ, तो ये डायफ्राम जो हमारा मसल है, मैंने आपको बताया था कि यही पुश करता है तो ही जाके लंग्स निकालता है हवा, वरना वो नहीं निकाल सकता है, उसके अंदर दम ही नहीं है। तो डायफ्राम जो होता है उस समय वो टूट जाता है, अगर मतलब बहुत ज़ोर से स्ट्राइक हुआ होगा तो क्या होगा कि डायफ्राम टूट जाएगा। और डायफ्राम टूट गया तो अब लंग्स तो सांस तो ले लेगा अब, लेकिन छोड़ने के लिए जो डायफ्राम है वो तो टूट चुका है, इसकी वजह से वो सांस छोड़ नहीं पाता है। अब सांस छोड़ता नहीं है, उसको सांस मतलब रुक सी जाती है, वो सिर्फ ले सकता है, मतलब लेता रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो से छोड़ नहीं पाएगा, सो प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनके रास्ते में ही मौत हो जाती है। और आपने देखा होगा कि कभी कदाल जब आप बहुत ज़्यादा ही हैवी ट्रैफिक में कोई ज़्यादा समय के लिए रह लिए होंगे, तो कभी कुछ लोग को मतलब जो होता है कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो वो बेहोश क्यों होते हैं? तो आपको बताऊं, तो आप पॉल्यूटेड एयर पे जब रहते हैं तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड इसको ऑक्सीजन के साथ ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब आप लेते हैं तो ये एल्वियोली में जाता है, और ये जो एल्वियोली है यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। तो अब हीमोग्लोबिन यहीं पे अपनी खच्चरपंती ज़्यादा चालू कर देता है। यहीं पे क्या होता है कि है ना, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ये कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, इसलिए ये क्या करता है अब कि है ना, यहाँ से ऑक्सीजन को साइड करते हैं, मतलब भले ही ऑक्सीजन हो लेकिन उसको साइड कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ला के छोड़ देगा। तो ऐसे क्या होता है कि है ना, बहुत ज़्यादा ही कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी में भर जाती है, और बॉडी में भर जाने की वजह से जो होता है आपको यहीं पे मतलब जो होता है आपके पूरे बॉडी में भर जाता है, और ऑक्सीजन तो रहता ही नहीं, जिसकी वजह से आप
ये आपके सर तक का भी पहुंच जाता है। अब हेड पे पहुंच जाने की वजह से क्या होता है कि आप बेहोश हो जाते हो, और अगर आप मतलब जल्दी आपको उस एरिया से नहीं निकाला गया तो क्या होगा कि आपकी मौत भी हो सकती है ऑन द स्पॉट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग का हमने दो पार्ट रखा है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना, ये किसी से इंस्पायर होना नहीं है, और एक्सपिरेशन मतलब निकालना है। हम इनको सीधी भाषा में यूं ही ले सकते हैं कि ये हो गया इनहेल, इनहेल, और अब ये दूसरा हो गया हमारा एक्सहेल। आप ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अगर आप याद नहीं रख पाए तो आप इनहेल एक्सहेल याद रख लीजिएगा। तो अब हम इनके ऑक्सीजन के कुछ कंपोजिशन के बारे में समझते हैं। तो हमारा जो एयर है उसमें हमें पता ही है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। तो अब इंसान ह्यूमंस क्या होते हैं कि वो है मतलब इतना ही नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी 21% ही लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.003% ही लेते हैं ह्यूमन बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या होता है कि जब ये एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, 78% नाइट्रोजन पूरा ही निकाल देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसको 17% कर देते हैं। तो अब यहाँ जो ये 17% हुआ, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइ मतलब अब इसके 21% में से 17% हो गया, इसका मतलब 4% का तो कमी हो गया। तो अब 4% कहीं ना एडजस्ट होगा, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, हमारा जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन 4% वो लेता है, और उसी पार्ट्स में से जैसे तैसे करके वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड ला करके एल्वियोली में रख देता है और उसी को निकाल देता है 4%। तो यही होता है हमारे ब्रीदिंग और कार्बन डाइऑक्साइड जब मतलब इसीलिए हमारी ब्रीदिंग में ऑक्सीजन जो होता है इनहेल हम लेते हैं 21, और ऑक्सीजन लेते हैं 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, और एक्सहेल जब करते हैं तब होता है 4%। इसे बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन के इसी में हम 2 टाइप्स देखेंगे। तो हमारे रेस्पिरेशन के तो 2 टाइप्स होते हैं, वो तो हैं एरोबिक और एनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो जाता है। मतलब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ये सेल्स अपना रेस्पायर करते हैं। तो इसमें होता क्यों है कि फूड हमारा जो ग्लूकोज होता है, हमारा फूड का ग्लूकोज जो बनता है उसमें अगर ऑक्सीजन मिला करके हम जब लेते हैं तो ये इसमें क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो वो एनर्जी होती है 38 ATP। तो ये ATP आपका यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि ये ATP है क्या। तो ATP एक टाइप के स्पेशल मॉलिक्यूल्स है। जब आप रेस्पिरेशन मतलब आप सांस अंदर लेके छोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक टाइप की हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। उस हीट एनर्जी प्रोड्यूस को कहीं स्टोर करना होता है, तो इन्हें उसी हीट एनर्जी को स्टोर करने के लिए कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन स्पेशल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ATP। इसका पूरा नाम है एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा फुल फॉर्म है एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो फूड ग्लूकोज होता है इसमें ऑक्सीजन मिला के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यहाँ पे एनर्जी बन जाती है हमारी, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है कि हम इसको अपना एक्सहेल कर देते हैं। ये वाटर जो है तो हमारे बॉडी जो होता है वो 70% वाटर का बना होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर यहाँ पे मिला दिया जाता है। मतलब वाटर जो इसमें बनता है उसको या तो स्वेट के फॉर्म में वो निकाल देता है, या तो
इसको मतलब अगर ये अच्छा वाटर होता है तो ये थोड़ा हमारी बॉडी के अंदर रहता है, और इसमें क्या होता है हमारी मोर एनर्जी बनती है, एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बन जाती है, मतलब 38 ATP बन जाती है हमारी, ये मतलब हमारे अंदर की हीट एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर की। अब आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें फूड ग्लूकोज इसे डायरेक्टली मतलब बना दिया जाता है और सब चीज़ों में। तो इसको क्या होता है, ये इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी बनाई जाती है। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है उसको तो हम बॉडी से थोड़ा सा निकाल देते हैं आउट, और कुछ ये थोड़ा टॉक्सिक के रूप में रहता है और थोड़ा सा इसको हम यूज अप करते हैं। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो हम अपनी बॉडी से निकाल ही देते हैं, ये हमारी बॉडी में रहता ही नहीं है, तो इसके ऊपर सवाल ही नहीं उठता है। तो इसमें क्या होता है हमारी सिर्फ लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बस 2 ही ATP हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमने इतना सीख लिया। अब आगे देखते हैं हम इन एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच के डिफरेंसेस। तो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो हमने इसमें जो सीखा था इसी के ऊपर है। आप वीडियो पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके डिफरेंसेस। इसके डिफरेंसेस हैं, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने आपको बताया था और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हाँ यहाँ पे है, सॉरी आ गया है यहाँ पे साइंस थोड़े। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हमें दिखा भी रहा है। तो यहाँ पे हम यहीं पे देख लेते हैं, हम मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रखा है, ठीक है, ये देखिए ऑक्सीजन रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, नहीं है ऑक्सीजन। तो यही होता है, ये था हमारा पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं। तो दूसरा डिफरेंस हम यहाँ से पढ़ भी लेते हैं कि है क्या। तो होता है फूड मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीजिंग एनर्जी। और यहाँ पे जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें होता है फूड मॉलिक्यूल्स जो होता है वो पार्शियली ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और तो एनर्जी रिलीज जो होता है इसमें वो मोर होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये लेस होता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे भी वही चीज़ ही आपने पढ़ा था। इनके डिफरेंसेस आप चाहें तो यहीं से आप इसी से स्टेट कर सकते हैं। अब सीखते हैं हम टाइडल वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी के बारे में। मैंने यहाँ पे लंग्स कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको इसी में लंग्स कैपेसिटी के बारे में बता दूंगा। सो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, तो ये क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन टू रेस्पायर ड्यूरिंग डे टाइम होता है, और वो भी वंस, मतलब एक बार में वो कितनी सांस लेता है उसको कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। तो एक इंसान जो होता है वो एक बार में करीबन 500 ml की बोतल के बराबर रेस्पायर करता है। और जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन अडल्ट, वो दिन में 16 बार 500 ml के बराबर सांस लेता है। यानी कि देखा जाए तो करीबन हो जाएगा 6000 ml, यानी कि 6 लीटर, सॉरी, यानी कि एक इंसान 6 लीटर ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं तो हमारे जो लंग्स है वो काफ़ी बड़े नहीं होते हैं, लेकिन आप देखिए एक ह्यूमन अडल्ट 500 ml ऑक्सीजन, मुझे तो ये पहले बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच ही बात है। तो यही होता है। और फिर जब ये इंसान जब सो रहा होता है, मतलब ये तो जागते समय का मैंने आपको बताया था कि वो मतलब 16 टाइम्स मतलब वो थोड़ा सांस लेता है। तो स्लीपिंग टाइम में जो होता है वो सिर्फ 12 बार ही रेस्पायर करता है, सिर्फ 12 टाइम्स वो रेस्पायर करता है नाइट टाइम में, क्योंकि वो नाइट टाइम में जो होता है हम बहुत गहरी गहरी सांसें लेते हैं। और एक बेबी जो होता है वो जब जागा हुआ रहता है तो वो 25 से 26 बार रेस्पायर करता है। और जब वो मतलब सो रहा होता है
तो वो 21 से 22 बार करता है। और मैं आपको बता दूँ, ये 16 12 जो मैंने आपको बताया ये सब, तो ये जो है ये पक्का नहीं कि वो इतना ही टाइम रेस्पायर करते हैं, या तो इससे बहुत कम हो सकता है, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। ये नहीं है कि ये तो मैंने आपको सिर्फ एक फिक्स्ड मतलब एक एवरेज के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ये कंफर्म नहीं है कि हाँ वो इतनी बार ही रेस्पायर करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो अभी आप एंड में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या गलती की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।